Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th July 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Vikram 1. तो विक्रम 1 रॉकेट रिसेंटली लॉन्च किया गया है और इस विक्रम 1 रॉकेट के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 वापस से न्यूज में आई है। तो दोनों को हम लोग इस टॉपिक डिस्कशन की मदद से कवर करेंगे। इंडियाज स्पेस पॉलिसी ऑफ 2023 एंड विक्रम 1 रॉकेट। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, विक्रम 1 को हमने लगभग 8-10 दिनों पहले भी कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल या रॉकेट हैज बीन डेवलप्ड बाय प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट। स्काई रूट ने साल 2022 में विक्रम एस नाम का सब ऑर्बिटर लॉन्च किया था। मतलब एक ऐसा रॉकेट विक्रम एस बनाया था उसने जो स्पेस में गया तो लेकिन सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाया। तो उसको ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि वो स्पेस में जाए और उसके बाद वापस से क्रैश कर जाए। इट वाज नॉट डिजाइन टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। ऐसे रॉकेट्स को कहा जाता है सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल। तो विक्रम एस नाम का सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल स्काई रूट ने पहले ही लॉन्च किया हुआ था साल 2022 में। अब स्काई रूट ने रिसेंटली लॉन्च किया है विक्रम 1 अंडर मिशन आगमन। दिस इज एन ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल विक्रम 1। इसकी मदद से कुछ सैटेलाइट्स को अर्थ के अराउंड एक लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। Vikram 1 has been developed by a Hyderabad-based private space agency Skyroot Aerospace। ये जो लॉन्च किया गया है वो इसरो के लॉन्च फैसिलिटी श्रीहरिकोटा से किया गया है। और इसके साथ ही इंडिया हैज बिकम थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड चाइना विथ प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी। प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस में ऑर्बिट के अराउंड सैटेलाइट्स को प्लेस कर रही है भारत की। इसके साथ ही ये भारत हमारा दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पे प्राइवेट स्पेस एजेंसीज के पास ऐसी कैपेबिलिटी है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो विक्रम 1 के बारे में हम जरा बात करें। विक्रम 1 के ऊपर क्या क्या पेलोड्स हैं, क्योंकि इस साल मुझे लगता है मेंस में सीधा सीधा आपसे विक्रम 1 पे प्रश्न पूछा जा सकता है। विक्रम 1 को किसने डेवलप किया, क्या पेलोड्स हैं। तो विक्रम 1 के ऊपर 5 महत्वपूर्ण पेलोड्स हैं। पेलोड्स मतलब उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स माउंट करके भेजे गए हैं, सैटेलाइट्स वगैरह। पहला स्काई रूट का अपना खुद का स्कोप सैटेलाइट, जो स्काई रूट की जो भी सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज हैं उसको टेस्ट करेगा। जो बेसिकली टेस्ट सैटेलाइट है, बेसिक छोटा सा सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को स्काई रूट जब प्लेस कर दिया उसने ऑर्बिट में स्पेस अर्थ के अराउंड, तो अब फ्यूचर में और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सैटेलाइट्स अलग अलग पर्पसेस से वो स्पेस में भेजेगा। तो एक टेस्ट पर्पस से कि एक बेसिक सा सैटेलाइट स्काई रूट ने अपना भेजा विक्रम 1 की मदद से, जिसका नाम है स्काई रूट से स्कोप सैटेलाइट। उसके अलावा जर्मनी में बना हुआ डी क्यूब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड, ये डी क्यूब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड की मदद से सोलर एरेज एंड एंटीनास प्लेस किए गए हैं इन द स्पेस। डिप्लॉयबल सोलर एरेज एंड एंटीना। ग्रह स्पेस सोलरास S3 सैटेलाइट, इसकी मदद से ग्रह नाम का नैनो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म स्पेस में लॉन्च किया गया है विथ हेल्प ऑफ विक्रम 1 रॉकेट। उसके अलावा कॉस्मोसर्व स्पेस एम्ब्रेस, ये एक रोबोटिक आर्म है, टेस्ट रोबोटिक आर्म है, मतलब बेसिक है, अभी इसको फंक्शनल तौर पे नहीं भेजा गया। टेस्ट रोबोटिक आर्म है जिसका पर्पस है स्पेस ड्यूबरी को कैप्चर करना। स्पेस में जो भी रॉकेट वगैरह के वेस्ट रह जाते हैं उनको कहा जाता है स्पेस डेब्री, उनको कैप्चर करना ताकि स्पेस को डेब्री फ्री बनाया जाए। तो उसका टेस्ट मॉडल जो है वो रोबोटिक आर्म है, चौथा पेलोड ऑफ विक्रम, दैट इज कॉस्मोसर्व स्पेस एम्ब्रेस। उसके अलावा 2 सिंबॉलिक पेलोड्स भी भेजे गए हैं। कॉस्मिक ब्लूम इज अ फ्लोरल शेप्ड आर्ट वर्क, इस तरीके का
डायमंड ज्वेलरी ऑन एन एल्युमिनियम प्लेट, ये भेजा गया है, इसको नाम दिया गया है कॉस्मिक ब्लूम। उसके अलावा दूसरा एक माइक्रो आर्ट भेजा गया इस तरीके का छोटा सा 18 कैरेट का गोल्ड माइक्रो रॉकेट है, जिसमें माइक्रोस्कोपिक स्कल्पचर ऑफ साइंटिस्ट सीवी रमन साहब, विक्रम साराभाई एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों का छोटा छोटा ग्रेन ऑफ राइस के साइज का इनका स्कल्पचर 18 कैरेट गोल्ड में बना करके रॉकेट विक्रम वन की मदद से स्पेस में भेजा गया है। सो विक्रम वन इज is an important moment for India's space segment because प्राइवेट सेक्टर ने एक सक्सेसफुल ऑर्बिटल लॉन्च किया है विक्रम वन के रूप में। दिस विक्रम वन हैज बीन लॉन्च्ड बाय स्काई रूट। ठीक है, ये तो आप समझ गए, लेकिन भारत की जो और भी कुछ प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं जिन्होंने कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स किए हैं, उनके नाम भी देख लीजिए। Agnikul Cosmos, that has been a startup by IIT Madras. It has built world's first 3D printed rocket engine. Galax I एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है, इसने लॉन्च किया था रिसेंटली मिशन दृष्टि, विच इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टो स्टार सैटेलाइट। इसको भारत से नहीं लॉन्च किया गया था, अमेरिका से लॉन्च किया गया था। इसने सैटेलाइट बनाया है ऑप्टो स्टार सैटेलाइट, ऑप्टोसार सैटेलाइट। ऑप्टोसार सैटेलाइट जिसको लॉन्च किया गया है मिशन दृष्टि के अंतर्गत बाय गैलेक्स आई, ये सैटेलाइट क्या कर सकता है? इट कैन कैप्चर बोथ ऑप्टिकल यानी कि लाइट बेस्ड एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार बेस्ड इमेजेस ऑफ अर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया साइमल्टेनियसली। ऑप्टिकल एज वेल एज सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजेस, रेडियो वेव्स इमेजेस एक साथ एक पर्टिकुलर एरिया का कैप्चर कर सकता है। ये गैलेक्स आई द्वारा बनाया गया ऑप्टोसार सैटेलाइट अंडर एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर मिशन दृष्टि। तो ये सब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इंडिया की स्पेस सेक्टर में फ्रॉम द प्राइवेट सेगमेंट। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेगमेंट सीधा सीधा विक्रम वन ना पूछे, शायद से एक तरीका ये हो सकता है कि विक्रम वन के क्या पेलोड्स हैं वो पूछ ले, या ये तरीका हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या स्पेस के अंदर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या रिसेंट कंट्रीब्यूशन है बाय द प्राइवेट एंटिटीज, उसके बारे में पूछेगा। तो कम से कम 3 एग्जांपल याद रखिएगा, विक्रम वन बाय स्काई रूट, अग्निकुल कॉस्मस ने बनाया है 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, और गैलेक्स आई मिशन दृष्टि वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टोसार सैटेलाइट। अब थोड़ा इंडियन स्पेस पॉलिसी के बारे में देखते हैं, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर में डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसका कुछ क्रेडिट जाना चाहिए भारत सरकार के इंडियन स्पेस पॉलिसी को, जो साल 2023 में लेकर के आई भारत सरकार, जिसमें लक्ष्य रखा गया कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज शुड आल्सो बी सपोर्टेड टू टेक पार्टिसिपेशन इन एंटायर स्पेस वैल्यू चेन। स्पेस सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हैं उन सब में प्राइवेट एंटिटीज के लिए भी स्कोप खोला जाए। तो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इसरो का रोल को रीडिफाइन किया गया। इसके अगर की फीचर्स देखे जाए तो पहला है कि रोल ऑफ इसरो हैज बीन रीडिफाइंड। नाउ इसरो विल फोकस ऑन, जो हमारी भारत की प्रीमियर नेशनल स्पेस एजेंसी है इसरो, इट विल फोकस ऑन डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। नए नए स्पेस सेक्टर में टेक्नोलॉजीज डेवलप करने पर फोकस करे। जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनको टाइम टू टाइम इम्प्लीमेंट करना है फॉर सर्टेन गोल्स। कि अब सैटेलाइट की एक बेसिक सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी या बेसिक रॉकेट बनाने की टेक्नोलॉजी, उसको लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी इसरो डेवलप कर चुका है। अब अगर मान लीजिए कि कोई नया रॉकेट बनाना है या कोई नया सैटेलाइट स्पेस में प्लेस करना है, तो वो काम दोबारा से इसरो क्यों करे? दैट्स अ रूटीन वर्क नाउ बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी डेवलप्ड एंड मल्टीपल टाइम्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इसरो। तो अब ये काम प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को दिया जाए। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा जो नेशनल प्रीमियर स्पेस एजेंसी है इसरो और प्राइवेट स्पेस एजेंसी जो है भारत की। इस तरीके का इकोसिस्टम अमेरिका में ऑलरेडी चल रहा है। जो नासा अमेरिका की प्रीमियर स्पेस एजेंसी है वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे फोकस करती है, और जो वहाँ की प्राइवेट स्पेस एजेंसीज हैं जैसे स्पेसएक्स या ब्लू ओरिजिन, अमेजन का है ब्लू ओरिजिन, और स्पेसएक्स आपको पता है इज हेडेड बाय इलॉन मस्क। ये सब स्पेस एजेंसी जो हैं वो नासा का जो रूटीन वर्क है वो सब करती हैं। वैसा ही इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया अंडर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023।
साथ ही साथ स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए अंडर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 कुछ टारगेट्स भी रखे गए हैं। इंडियाज करंट शेयर इन ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी इज 2%, दैट हैज टू बी इंक्रीज टू 10% बाय 2030। इन्वेस्टमेंट जो है अप टू $22 बिलियन किया जाएगा अगले 10 सालों में, एंड इंडिया ऑल्सो इंटेंड्स टू हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2035। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्राइवेट पार्टनरशिप स्पेस एक्सप्लोरेशन में फ़ायदा कैसे लाता है। अगर प्राइवेट एंटिटीज़ को प्रमोट किया जाए तो उससे कैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में फ़ायदा होगा। इन्वेस्टमेंट मिलेगा, प्राइवेट एंटिटीज़ कैन ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट, they can support with some technological innovation, and most importantly they will lower burden on ISRO as far as routine activities are concerned. अब जो स्पेस पॉलिसी 2023 लाई गई, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने की बात की गई है, फिर उसके अंतर्गत क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। तो बनाया गया इन स्पेस एन ऑटोनोमस स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इस इन स्पेस का काम है टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज टू यूज इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे श्रीहरिकोटा का लॉन्च पैड आप देख रहे हैं इसरो का, उसका इस्तेमाल किया है विक्रम ने, उसका इस्तेमाल किया है स्काई रूट ने अपने विक्रम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इसको फैसिलिटेट किया है इन स्पेस एजेंसी ने। इन स्पेस को बनाया ही गया है, ये एक बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसको बनाया ही गया है ताकि वो प्राइवेट कंपनियों को भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की अगर हम बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। उसके अलावा प्राइवेट जो स्पेस बॉडीज हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अलग अलग कंपनियां आ रही हैं, प्राइवेट स्पेस कंपनियां, उन्होंने मिल करके आपस में एक ग्रुप बनाया है। स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। ये ग्रुप भी इन स्पेस ने ही बनवाया है ताकि इंडियन स्पेस एसोसिएशन की मदद से जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, वो अपने एक्सपेक्टेशंस, अपने डिमांड सरकार के पास स्ट्रक्चर्ड तरीके से रख पाए। एफडीआई इन स्पेस स्टार्टअप्स की लिमिट बढ़ा करके 74% कर दी गई है। साथ ही साथ इसरो को और ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स मिले फ्रॉम अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू लॉन्च देयर सैटेलाइट्स एंड मोबिलाइज रेवेन्यू फॉर इसरो। एक इसरो की एक विंग बनाई गई है, मतलब स्पेस सेगमेंट के अंदर एक बॉडी बनाई गई है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड रोल इज टू ब्रिंग कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इसरो। तो ये आप देख रहे हैं कि कैसे स्पेस पॉलिसी लाई गई साल 2023 में, उसके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है। एक अलग से बॉडी बना दी गई इन स्पेस, सरकारी बॉडी, साथ ही साथ स्पेस स्टार्टअप्स का अपना एक कॉमन ग्रुप बना दिया गया, ISPA इंडियन स्पेस एसोसिएशन। FDI लिबरलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ इसरो के लिए जो फंड रेगुलेट मोबिलाइज होता रहे, उसके लिए उसको प्राइवेट कुछ कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहें, इसके लिए एक बॉडी बनाई दी गई है NSIL। तो ये सब रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे स्पेस पॉलिसी पे प्रश्न पूछा जा सकता है इस साल, जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया। जो हमने डिस्कशन किया उसके बेसिस पे आराम से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो स्पेस पॉलिसी के ऊपर, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें एज प्रैक्टिस क्वेश्चन। Next topic is about India-UK trade deal, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए, India-UK trade deal फाइनलाइज तो लास्ट ईयर ही हो गया था, लेकिन इट हैज कम इनटू इफेक्ट ऑन it will come into effect on 31st July 2026, 1 year after it was signed. Exactly 1 year after it is signed, it will come into effect, and that is why इस साल के लिए इंडिया यूके ट्रेड डील इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस साल के मेंस में इंडिया यूके ट्रेड डील, चूंकि इंडिया यूके ट्रेड डील अभी इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं कि बताइए इसके क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, इंडिया यूके ट्रेड डील के साथ साथ भारत और यूके के बीच में एक और एग्रीमेंट अब इंप्लीमेंट होगा जिसका नाम है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के बारे में, देन वी विल कम टू इंडिया यूके ट्रेड डील, जिसको इंडिया यूके सीटा भी कहा जा रहा है। डबल
कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन रिसेंटली अग्रीड एंड इम्प्लीमेंटेड बिटवीन इंडिया एंड यूके। इसकी मदद से क्या होगा कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके में काम करने जाते हैं, अभी तक प्रॉब्लम क्या होती थी कि उन प्रोफेशनल्स को यूके के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन देना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रोविडेंट फंड देना होता है ना, फॉर्मल एम्प्लॉयज को उनका सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में कटता रहता है और जमा होता रहता है। अब मान लीजिए कि ऐसे लोग जिनका भारत में प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, वो यूके में जाकर के काम करने लगे, तो उनको यूके के भी सोशल सिक्योरिटी में, जैसे भारत का प्रोविडेंट फंड है, वहां पे भी इस तरह के कुछ सोशल सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, उनको वहां भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता था, भारत में भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। बट एज पर इंडिया यूके डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, एग्जेम्पशंस फ्रॉम यूके सोशल सिक्योरिटी फॉर 3 years, 3 साल तक अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल वहां जाकर के काम कर रहा है, तो उसको यूके के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, वो सिर्फ भारत में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो लोग छोटे समय के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए जाते हैं यूके में काम करने और फिर वापस भारत में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को अनड्यूली यूके के अंदर सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करना होगा। अदरवाइज वो वहाँ 1-2 साल काम करते हैं, वापस भारत में आ जाते हैं, उनका पैसा यूके में काफ़ी लंबे समय तक फंसा रह जाता है। तो ये जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, इसकी मदद से नाउ इंडियन प्रोफेशनल्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन यूके अप टू फर्स्ट 3 years ऑफ देयर मूविंग टू यूके। उसके अलावा इंडिया यूके ट्रेड डील की बात की जाए तो फाइनलाइज तो 2025 में ही हो गया था, उसको इम्प्लीमेंट अब किया जाएगा। इंडिया यूके ट्रेड डील इज नोन एज comprehensive economic trade agreement because it is a higher version of a basic free trade agreement. बेसिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में लिबरलाइज तरीके से ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड पे जो टैरिफ रेट्स हैं उसको लगभग खत्म कर दिया जाता है। दैट हैपेंस इन बेसिक एफटीए। बट जो इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें एफटीए तो है ही, साथ ही साथ फोकस इज ऑन प्रमोटिंग कोऑपरेशन इन इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर्स कंट्री, लेबर मोबिलिटी, यानी कि भारत के लेबर्स वहाँ जाके काम कर सकें, वर्कफोर्स वहाँ के वर्कफोर्स भारत में सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पॉइंट ये है कि इंडिया यूके ट्रेड डील इज हायर वर्जन ऑफ एफटीए। Here, the apart from liberalized trade in goods and services, the focus is also on investment protection and labor mobility as well as sustainable development, and that is why India-UK trade deal is being known as India-UK Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA). इसके फायदे क्या होंगे? इंडिया यूके का जो ट्रेड डील अभी इम्प्लीमेंट होगा उससे दोनों देशों को काफ़ी हद तक एक दूसरे की इकोनॉमी में एक्सपोर्ट करने में एक्सेसिबिलिटी मिलेगी। यूके हैज़ ग्रांटेड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू अबाउट 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो भारत एपरल्स, टेक्सटाइल, ये सब चीज़ें बेचता है, टी कॉफ़ी बेचता है यूके में। इन सारी चीज़ों पे अब 0% टैरिफ लगाएगा यूके। इनफैक्ट 99% चीज़ें जो भारत यूके में बेचता है उन सब पे टैरिफ एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। रेसिप्रोकेटिंग यूके इस अप्रोच, भारत ने भी लगभग 65% तक जो चीज़ें यूके से आती हैं उनके ऊपर टैरिफ्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। यूके से जो ज़्यादातर चीज़ें भारत में आती हैं वो वहाँ की शराबें हैं, जैसे स्कॉच एंड कार्स। तो ट्रेड इन गुड्स हैज़ बीन लिबरलाइज्ड, ट्रेड इन सर्विसेज ऑल्सो हैज़ बीन लिबरलाइज्ड। इससे फ़ायदा क्या होगा? ट्रेड इन सर्विसेज से अब में एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है कि अप टू 1800 वीज़ा पर ईयर विल बी गिवन टू इंडियन सेफ योगा टीचर एंड क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो भारत में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी और भारत ने बदले में यूके के लिए अपने यहाँ की अकाउंटिंग, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को ओपन कर दिया है। मतलब अब यूके की कोई लॉ फर्म है वो भारत के किसी कंपनी के लिए या इंडिविजुअल के केसेस का पूरा बैकग्राउंड तैयार कर सकती है। तो पहले अभी क्या होता था कि भारत में अगर कोई केस है कोर्ट के अंदर तो लॉ फर्म भारत की ही आपको हायर करनी है जो आपके लिए आपके आर्गुमेंट्स फ्रेम करेगा, लेकिन अब हम लोग यूके के लॉ फर्म्स को भी हायर कर सकते हैं। सेम इज ट्रू फॉर अकाउंटिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। भारत की कोई कंपनी अपना अकाउंटिंग करवाना चाहती है तो पहले उसको भारत के ही फर्म्स को हायर करना होता था, लेकिन अब यूके के फर्म्स को भी हम लोग हायर कर सकते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिसेंट एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। इस एग्रीमेंट का फायदा ये होगा, व्हाई दिस एग्रीमेंट इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया। दिस इज
इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए विथ अ डेवलप्ड कंट्री। और लगभग कंप्लीट टैरिफ फ्री एक्सेस मिल गया है भारत के एक्सपोर्ट्स को इन यूके, लाइक मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट, सर्विसेज, आईटी, प्रोफेशनल मोबिलिटी। इससे यूके से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, इंडिया यूके का स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप तो मजबूत होगा। साथ ही साथ जो बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट तैयार होता है कि नाउ दे कैन एंटर इनटू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया। कुछ कंसर्न्स भी हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस रिसेंट इंडिया यूके ट्रेड डील। पहला है रिगार्डिंग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, ये यूरोपियन यूनियन लेकर के आई है रिसेंटली, जिसमें अलग अलग देशों से जो एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को बनाने में अगर ज़्यादा कार्बन इमिशन किया गया है तो उन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट के ऊपर एक्स्ट्रा एडिशनल टैरिफ लगाएगा यूके, यूरोपियन यूनियन बेसिकली। तो यूरोपियन यूनियन हैज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो, अकॉर्डिंग टू विच प्रोडक्ट्स सपोज कमिंग फ्रॉम इंडिया, स्टील, उसको प्रोड्यूस करते वक्त बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ था। तो ऐसे प्रोडक्ट के यूरोपियन यूनियन में इंटर होने से पहले उनके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाएंगे ये लोग, ताकि ऐसी कंपनियां जो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से प्रोडक्शन करती हैं उनको डी इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो ये लक्ष्य है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का। नाउ यूके हैज अनाउंस्ड दैट इट आल्सो इज प्लानिंग टू ब्रिंग सिमिलर काइंड ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जैसा यूरोपियन यूनियन में है वैसा यूके भी लाएगा और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले साल से। और जैसे ही ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, भारत के कई सारे एक्सपोर्ट्स जो यूके में होते हैं उनके ऊपर अब टैरिफ लगेगा, कार्बन टैक्स लगेगा। लेकिन ये कार्बन बॉर्डर बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के एग्जेम्पशन को लेकर के कोई बात नहीं हुई है इस ट्रेड डील में। तो अभी तो टैरिफ रिड्यूस हुआ है, अगले साल वापस से कार्बन टैरिफ के फॉर्म में टैरिफ बढ़ सकता है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, मोटा मोटा हमने ट्रीटी को लेकर के इन्वेस्टमेंट को लेकर के एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, बट इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई स्टैंडर्ड टेम्पलेट हमें फाइनलाइज नहीं किया है कि व्हाट प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर द बिजनेसेस फ्रॉम टू कंट्रीज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन ईच अदर। तो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT इज ए स्टैंडर्ड टेम्पलेट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट बिटवीन टू कंट्रीज। इस तरीके का BIT एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके ट्रेड डील इज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे किया जाए। भारत के ट्रेडर्स यूके में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या यूके के ट्रेडर्स भारत में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो भारत का कहना है कि डोमेस्टिक कोर्ट शुड रिजॉल्व द डिस्प्यूट। जैसे भारत के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया है, यूके का एक्सपोर्टर भारत के मार्केट को लेकर के उसको कुछ कंसर्न है कि हम लोग यूके इंडिया यूके ट्रेड डील के नॉर्म्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ कंसर्न्स है, तो उनको भारत के कोर्ट में केस करना होगा अगर उनको इंडियन मार्केट में कुछ कंसर्न है तो भारत चाहता है कि अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो आप हमारे यहाँ के डोमेस्टिक कोर्ट में केस करेंगे। अब उनको तो पता है कि इंडियन कोर्ट में जाने का मतलब है मामला 5 साल चलेगा, एंड दैट इज वाई इसको लेकर के दे आर नॉट एग्री। यूके ने अभी तक डिस्पाइट इंडिया यूके ट्रेड डील फाइनलाइजेशन, ट्रेड सेटल डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होगा उसको लेकर के अभी कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। यूके का मानना है, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, दे वांट कि जब भी डिस्प्यूट हो तो दैट मस्ट बी सेटल्ड थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन ए न्यूट्रल कंट्री। तो इन सब कुछ एरियाज को लेकर के डिफरेंसेस हैं भारत और यूके के बीच में। दीज आर स्टिल आउटस्टैंडिंग इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूके ट्रेड डील। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्लीज अटेंड दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस पे पूछा जा सकता है कि इंडिया यूके जो एग्रीमेंट है, ट्रेड एग्रीमेंट, उसका क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमी पे, और थोड़े बहुत आप चैलेंजेस, जबकि चैलेंजेस पूछा नहीं है सीधा सीधा, बट आप शॉर्ट में थोड़े चैलेंजेस भी बता सकते हैं कि BIT नहीं फाइनलाइज हुआ है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लेकर के कोई चर्चा नहीं है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज नॉट अग्रीड येट। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट अमृत भारत स्टेशन, इंपॉर्टेंट फॉर हमारे सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, साल 2023 में भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेकर के आई थी अमृत भारत स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन इनिशिएटिव के अंतर्गत लक्ष्य है कि 1000 छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन हैं भारत के, उनको मॉडर्नाइज किया जाए इन लाइन विथ द
स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस लाइक न्यू दिल्ली एंड अहमदाबाद। और जो भी पहले से रेलवे स्टेशंस को डेवलप करने के लिए जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट चल रहे थे उन सबको सबज्यूम कर दिया गया है अंडर अमृत भारत स्टेशन। तो अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो अ, रेलवे स्टेशन हैं, क्या किया जाएगा कि अलग अलग जो रेलवे प्लेटफॉर्म है उनको आपस में जोड़ा जाएगा और एलिवेशन पे, और वहाँ पे फिर शॉपिंग प्लाजा वगैरह ये सब बनाया जाएगा। साथ ही साथ फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। रेलवे के अराउंड, रेलवे स्टेशन के अराउंड जो रोड है उनको वाइडन किया जाएगा, और स्पेशल एमिनिटीज फॉर डिसेबल्ड ये सब किया जाएगा अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। करंट न्यूज यही है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत 75 मोर रेलवे स्टेशन हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो इंडियन रेलवे पे ट्रांसपोर्टेशन पे अभी प्रश्न आए अलग अलग इनिशिएटिव्स में, आप अमृत भारत स्टेशन स्कीम का जिक्र कर सकते हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड 2024। साल 2024 के लिए नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं, 72nd नेशनल अवार्ड्स दिए गए हैं। फिल्म्स पर्सपेक्टिव से यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेस्ट फिल्म डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 370 को इन हिंदी। एक्टिंग में अगर बात करें तो बेस्ट एक्टर ममूटी, मलयालम एक्टर, एंड कार्तिक आर्यन, इन लोगों को ज्वाइंट रूप से यह अवार्ड दिया गया है। कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैंपियन एंड ममूटी फॉर ब्रह्मयुगम। बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम फॉर आर्टिकल 370। बेस्ट जापानीज फिल्म की बात की जाए तो इट इज जूई फूल। इट टेल्स स्टोरी ऑफ टू मदर्स लिविंग इन कन्फ्लिक्ट रिडन असम नागालैंड बॉर्डर रीजन। नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, इट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड दे आर प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कभी कभार प्रीलिम्स में प्रश्न आ जाता है नेशनल अवार्ड से रिलेटेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हाइड्रोजन हेरिटेज इनिशिएटिव से रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये जिंद से सोनीपत के बीच में पायलट हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया गया है, ना कि मुंबई से हैदराबाद। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड अगर बात की जाए तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पास थ्रू इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन, दे कैन नॉट, दे पास थ्रू इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड दैट इज हाउ दे क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर शुड बी 1 and 2 ओनली। इसको मैं यहाँ पे ठीक कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे 8 पैरामीटर्स होते हैं, एफडीआई के बेसिस पे नहीं देखा जाता कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स कितना अच्छा है किसी स्टेट का। असम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न कैटेगरी में असम हैज बीन रैंक्ड सेकंड एंड ओवरऑल इट हैज बीन प्लेस्ड इन फ्रंट रनर कैटेगरी। इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेटेज इन चारों में इलेक्ट्रिसिटी का है, लगभग 19% के आसपास। फॉकलैंड आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन यूके एंड अर्जेंटीना। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।